कभी सोचा है दुनिया के कुछ सबसे जीनियस लोग कभी कभी सबसे बेवकूफी भरी हरकतें क्यों कर जाते हैं? ये सवाल सिर्फ एक दिलचस्प पहेली नहीं है, ये कुदरत के एक बहुत गहरे राज की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा राज जो हमारे दिमाग की बनावट और हमारी अपनी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है स्टीव जॉब्स, वो जीनियस, वो विजनरी जिसने हमारी जेब में आईफोन जैसा एक मास्टरपीस रख दिया। और फिर दूसरी तरफ भी स्टीव जॉब्स ही हैं, वही इंसान जो जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहा था तो उसने मॉडर्न मेडिसिन को मानने से इनकार कर दिया। पूरे 9 महीने उन्होंने डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज किया और सिर्फ फ्रूट डाइट और दूसरे वैकल्पिक इलाजों पर भरोसा करते रहे। ये एक ऐसी गलती थी जिसका नतीजा बहुत दुखद हुआ। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिमाग जो पूरी इंडस्ट्री को बदल सकता है वो अपनी ही जिंदगी के बारे में इतनी बड़ी, इतनी बुनियादी गलती कर जाए? और ये सिर्फ जॉब्स की कहानी नहीं है, इतिहास ऐसे जीनियस लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिनकी काबिलियत तो कमाल की थी पर उनके कुछ फैसले बहुत ही अजीब थे। तो आखिर वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे हम जीनियस पैराडॉक्स या प्रतिभा का विरोधाभास कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बेमिसाल टैलेंट के साथ अक्सर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी जुड़ी होती है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये आपको दुनिया बदलने की ताकत देती है और दूसरी तरफ ये आपको ऐसी गलतियों की तरफ धकेल सकती है जो सब कुछ खत्म कर दे। देखिए, कुदरत ने हमारे दिमाग को एक स्पेशलिस्ट बनाया है, कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं। जैसे इथेरियम बनाने वाले विटालिक ब्यूटेरिन को ही ले लीजिए, उनका पूरा दिमागी फोकस एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया बनाने में है। तो हो सकता है कि लोगों के सोशल इशारे समझने के लिए उनके पास उतनी मेंटल एनर्जी ही ना बचती हो। या फिर इलॉन मस्क, उनका दिमाग रॉकेट साइंस जैसी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन शायद इंसानी जज्बातों की उलझनों को समझने में वो उतना माहिर न हो। ये कोई कमी नहीं, ये उनकी ताकत का ही दूसरा पहलू है। और इस विरोधाभास की जड़ें वो आज में नहीं बल्कि लाखों साल पहले हमारे एवोल्यूशन के इतिहास में छिपी हैं। इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा, उस दौर में जब हमारे पूर्वजों का दिमाग सिर्फ एक मकसद के लिए विकसित हो रहा था, जिंदा रहना। तो चलिए देखते हैं कि उस संघर्ष ने हमारे दिमाग के 4 अलग अलग खाके या कहें कि ब्लूप्रिंट्स कैसे तैयार किए। जरा सोचिए, लाखों साल पहले का वो घना अनजाना जंगल, हर आहट में किसी शिकारी का डर, हर साये में मौत का खतरा। जिंदा रहने की ये जो रोज की जद्दोजहद थी ना, वो एक प्रेशर कुकर की तरह थी। और इसी प्रेशर कुकर ने हमारे दिमाग को मजबूर किया कि वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह से सोचना सीखे। और इसी दबाव में 4 तरह की दिमागी खासियतें पैदा हुई। पहला ब्लूप्रिंट था टेक्निकल ब्रेन। ये हमारे वो पूर्वज थे जो दुनिया को एक पहेली की तरह देखते थे जिसे सुलझाना था। वही ये समझ पाए कि किस पत्थर से धारदार औजार बनेगा या रात में तारों को देखकर दिशा का पता कैसे लगाया जाए। वो कुदरत के पैटर्न को डीकोड कर रहे थे। आज के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स इसी ब्लूप्रिंट के वारिस हैं। दूसरा ब्लूप्रिंट था सोशल ब्रेन। इनका काम चीजों को नहीं बल्कि लोगों को समझना था। सोचिए, कबीले में किस पर भरोसा किया जाए, कौन धोखा दे रहा है, ये सारे मुश्किल फैसले सोशल ब्रेन ही लेता था। वो कबीले को एक साथ जोड़े रखने वाला धागा था। आज के लीडर्स, मैनेजर्स और कहानी सुनाने वाले इसी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। फिर आया तीसरा ब्लूप्रिंट, एक्सप्लोरर ब्रेन। जब बाकी लोग खतरे से डरकर एक जगह छिपे रहते थे, ये वो थे जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस पहाड़ी के उस पार क्या है, ये सवाल उन्हें जोखिम उठाने की हिम्मत देता था। आज के एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट्स अपनी एनर्जी इसी ब्लूप्रिंट से लेते हैं। और चौथा, जो एक्सप्लोरर से बिल्कुल उलट था, वो था स्टेबलाइजर ब्रेन। इनके लिए नई जगहों को खोजना उतना जरूरी नहीं था जितना कि जो कुछ बना बनाया है उसे संभाल कर रखना। ये नियम बनाते थे, परंपराओं को जिंदा रखते थे और कबीले में अनुशासन बनाए रखते थे। ये समाज की नींव की तरह। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कुदरत ने ये चारों दिमाग एक ही इंसान में पूरी ताकत से विकसित नहीं किए। नहीं, प्रकृति ने एक चुनाव किया, एक सौदा किया। एक खासियत को बढ़ाने के लिए दूसरी को कम करना जरूरी था। इसी सिद्धांत को कहते हैं कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ, मतलब एक दिमागी लेन देन। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर की 20% एनर्जी अकेले इस्तेमाल करता है। तो जाहिर है वो हर काम में बेस्ट नहीं हो सकता।
उसे अपनी एनर्जी को कहीं एक जगह फोकस करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एथलीट या तो स्प्रिंटिंग में माहिर हो सकता है या वेट लिफ्टिंग में। दोनों में वर्ल्ड चैंपियन बनना लगभग नामुमकिन है। हमारे दिमाग ने भी ठीक यही किया। तो पहला बड़ा ट्रेड ऑफ हुआ सिस्टम और लोगों को समझने के बीच। एक तरफ वो दिमाग है जिसे मशीनों, कोड और लॉजिक में मजा आता है, जो ये समझता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। और दूसरी तरफ वो दिमाग है जिसे इंसानों, उनके जज्बातों और उनके इरादों को समझने में महारत हासिल है, जो ये जानता है कि लोग कैसे काम करते हैं। और दूसरा बड़ा ट्रेड ऑफ हुआ नई चीजें खोजने और पुरानी चीजों को संभालने के बीच। एक है एक्सप्लोरर ब्रेन, जो डोपामाइन से चलता है, हमेशा कुछ नया, कुछ रिस्की करना चाहता है। और दूसरा है स्टेबलाइजर ब्रेन, जो सेरोटोनिन से चलता है, जो सुरक्षा, रूटीन और स्थिरता को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। और एवोल्यूशन का यही लेन देन हमें एक बहुत जरूरी टॉपिक पर लेकर आता है, एक ऐसा टॉपिक जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, न्यूरो डाइवर्जेंस। अब हम इस पूरी पहेली को एक नए चश्मे से देखेंगे। हो सकता है जिसे हम और हमारा समाज एक कमी या गड़बड़ी समझता हो, वो असल में कुदरत का एक सोचा समझा डिजाइन हो। जैसे ADHD को ही लीजिए। जिस बच्चे का दिमाग एक क्लासरूम में टिक नहीं पाता, जिसे हम कमजोर मान लेते हैं, हो सकता है वही दिमाग एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक साथ 10 चीजों को मैनेज करने में कमाल कर दे, या एक आर्टिस्ट के तौर पर ऐसे आइडियाज सोचे जो कोई और सोच भी नहीं सकता। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग की एक अलग तरह की वायरिंग है, जिसे अगर सही माहौल मिले तो वो एक सुपर पावर बन सकती है। शायद इस बात को एल्बर्ट आइंस्टीन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से परखेंगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यही मानकर जिएगी कि वो बेवकूफ है। तो सवाल उठता है कि कुदरत ने ये स्पेशलाइजेशन, ये विशेषज्ञता चुनी ही क्यों? पहला कारण तो साफ है, एनर्जी बचाना। पर दूसरा कारण इससे भी ज्यादा जरूरी था, सर्वाइवल। किसी भी कबीले को जिंदा रहने के लिए हर तरह के दिमाग की जरूरत थी। सोचिए, अगर किसी कबीले में सिर्फ एक्सप्लोरर हों तो वो शायद किसी अनजान खतरे में पड़कर खत्म हो जाएंगे, और अगर सिर्फ स्टेबलाइजर हों तो वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तरक्की के लिए और जिंदा रहने के लिए हर तरह के दिमाग का होना जरूरी। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारी इंटेलिजेंस एक तरह की स्पेशलाइजेशन है, एक ट्रेड ऑफ का नतीजा। लेकिन क्या सिर्फ हमारी बुद्धि ही हमारी कामयाबी या नाकामी तय करती है? बिल्कुल नहीं। कहानी का असली कंट्रोलर तो कोई और है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, एक आवर्धक लेंस। इसका काम सिर्फ उस चीज को बड़ा करके दिखाना है जो पहले से मौजूद है। अगर किसी के अंदर करुणा है तो उसकी बुद्धि उसे दुनिया की मदद करने के रास्ते दिखाएगी, लेकिन अगर किसी के मन में लालच है तो वही बुद्धि उसे और भी बड़ा फ्रॉड करने के तरीके बता सकती है। मतलब इंटेलिजेंस अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ एक टूल है। स्टीव जॉब्स की बेमिसाल इंटेलिजेंस ने एप्पल जैसी कंपनी तो बना दी, लेकिन वो उन्हें अपने ही शरीर की जरूरतों को समझने से नहीं बचा पाई। उनकी बुद्धि उनका औजार थी, पर उसे चलाने वाला कोई और था। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल है, एक औजार है, तो फिर असली कंट्रोल किसके हाथ में है? ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है? शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना नहीं, बल्कि उस चीज को समझना है जो हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है। और यही असली पहेली है।